बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर पार्ट 3 जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का वो पढ़ने जा रहे हैं, उनकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे कि लेक्चर 9 है सीरीज़ का और पार्ट 3 है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग या फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। इसका पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग टीसीएस को पढ़ेंगे कि टीसीएस ड्रग्स जो है वो क्या है। दे आर ओल्ड ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। आज भी ये यूज़ होती हैं और मुख्तलिफ इंडिकेशन में यूज़ होती हैं। स्पेशल डिप्रेशन में आज सबसे सस्ती तीन ड्रग्स यही हैं। जनाब, लेट्स स्टार्ट विद टीसीएस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिनको कॉमनली टीसीए कहते हैं। टीसीए क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जनाब लेज़र, ये टीसीए जो है इसका मेजर न्यूक्लियस है टीसीएस का। इन तीन साइकिल्स की वजह से इनको टीसीए कहते हैं। और ये इमिप्रामीन जो है उसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो मिथाइल है, नाइट्रोजन है और फिर ये जो है साइक्लिक रिंग है और टोफ्रानिल के नाम से आती है और ये प्रोटोटाइप ड्रग है इस क्लास की। अच्छा, प्रोटोटाइप ड्रग का कंसेप्ट आपको पता होगा क्या है कि प्रोटोटाइप ड्रग वो ड्रग होती है जो बेसिक एक सिंगल ड्रग होती है जिसको हम लोग प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं कि वो रेफरेंस ड्रग होती है। उसके अगेंस्ट हम लोग किसी भी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को जज करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं और उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फार्माकोकिनेटिक स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनामिक स्टडी करके उसी ड्रग के अगेंस्ट हम दूसरी ड्रग को डिजाइन करते हैं। तो टीसीएस के अंदर इमिप्रामीन और एमिट्रिप्टाइलिन दो ड्रग्स हैं जो कि क्लासिकल ड्रग्स मानी जाती हैं और प्रोटोटाइप ड्रग मानी जाती हैं। और बेसिकली इमिप्रामीन को माना जाता है। TCS are the oldest drug. They have characteristic three-ring nucleus. ये जो बता दिया मैंने। The first TCA discovered was imipramine जो कि टोफरानिल के नाम से अवेलेबल है और आज भी अवेलेबल है। TCS की क्लासिफिकेशन दो है, एक TCS ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, दूसरी टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। वो एंटी डिप्रेसेंट जिसके अंदर चार रिंग्स हैं उनको टेट्रासाइक्लिक कहते हैं। इसके अंदर इमिप्रामीन है, क्लोमिप्रामीन है, नार्ट्रिप्टालिन है, ट्रिमिप्रामीन है, डेस्परामीन है, एमिट्रिप्टालिन है, डॉक्सीपीन है। टेट्रासाइक्लिन में मेप्रोटाइलिन है और एमोक्सापीन है। ये जनाब ये है इसकी क्लासिफिकेशन टीसीएस की, ठीक है। और टीसीएस के साथ ही टेट्रासाइक्लिक को भी पढ़ते हैं, ये भी उसी तरह की ड्रग्स हैं, उसी वही मोड ऑफ एक्शन है इनका। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ टीसीएस क्या है कि ऑल टीसीएस ब्लॉक रीअपटेक पंप फॉर बोथ 5-hydroxytryptamine यानी कि serotonin and norepinephrine in nerve terminals by competing for binding site of the transport protein। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो इसको रीअपटेक पंप को एक्टिवेट करता है वो उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इन न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स में से वापस न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होती। आपको पता है कि न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर जब काम करता है, रिलीज होता है, तो तीन तरीके से उसका एक्शन टर्मिनेट होता है। एक, वो डिफ्यूज हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, दूसरा वहाँ पे कोई एंजाइम सिस्टम हो उसको डिस्ट्रॉय कर ले, जैसे कि आपने एसिटाइलकोलिन के केस में सूडो जो है एंटीकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम जो था उसको कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम था उसको ब्लॉक किया था, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर इंटरेक्ट में आती है। इसी तरह तीसरा है कि रीअपटेक होती है न्यूरोट्रांसमीटर की और वापस वो उसी प्रीसिनेप्टिक नर्व में चले जाता है, तो ये उस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। यानी दोनों न्यूरॉन्स, सेरोटोनिन न्यूरॉन्स के अंदर सेरोटोनिन जो रिलीज होती है उसकी रीअपटेक को ब्लॉक करती है, उसको वापस जाना होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर उसकी रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक कर देती है तो इनकी कंसंट्रेशन जो है दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की, ये नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन की सिनेप्टिक लेफ्ट में इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होके और एट द रिसेप्टर साइड भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन ट्रांसमिशन फैसिलिटेट होती है। कैसे फैसिलिटेट होती है? शुरू में मैंने जो पहला पार्ट था लेक्चर का एंटी डिप्रेसेंट का उसके अंदर बताया था कि जो नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स है, नॉरएपिनेफ्रिन वापस अपने जो प्री साइनेप्टिक जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं उसको डिसेंसिटाइज करके डाउन रेगुलेट कर देती हैं। जब वो डाउन रेगुलेट होते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है और पोस्ट साइनेप्टिक क्या करती है, वो उसको जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं और जो 5-HT रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट कर देती हैं।
तो यही चीज़ उसको ये फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और सेरोटोनिन न्यूरो ट्रांसमिशन को कैसे करती है कि सेरोटोनिन जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उसके अंदर डेंड्रिक और एक्सोनल जो होते हैं 5HT1A और 5HT1D रिसेप्टर्स उनको डाउन रेगुलेट कर देते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं, जिससे ज़्यादा सेरोटोनिन सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज होती है और फिर वो क्या करती है, मोर ओवर पोस्ट साइनेप्टिक जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उसके जो 5HT रिसेप्टर्स उनको डाउन रेगुलेट कर देती है, जिससे इनका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और दे टेक्स 2 to 4 वीक्स टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। अच्छा, अब ये इसका मोड ऑफ एक्शन, यही आपने लिखना है, जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ उसको इसके साथ रिलेट करके इसके साथ लिखना है। अच्छा, अब कहता है कि जो इनका इफेक्ट है पोटेंसी जो है 5HT की जो अपटेक की ब्लॉकेज है उसके अंदर इनकी पोटेंसी कुछ की पोटेंसी 5HT रिएप्टेक को ज़्यादा ब्लॉक कर देती है, कुछ नॉरएपिनेफ्रिन की ब्लॉक करती है। जो 5HT रिएप्टेक को ज़्यादा ड्रग्स ब्लॉक करती है वो क्लोमिप्रामीन, इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन है। ये तीन ड्रग्स जो है ये 5HT जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग दैट पम्प। अच्छा, उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जो, लेकिन इसके साथ जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करती है लेकिन उनकी टेंडेंसी कम है। लेकिन कुछ हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक ज़्यादा करती हैं और सेरोटोनिन जो 5HT रीअपटेक उसको कम ब्लॉक कर देती है। इसके अंदर नॉरएट्रिप्टाइलिन और डेसिप्रामीन है। तो ये दो डिफरेंट क्लासेस फिर यहाँ पे भी हो जाती है। अच्छा जी, मैकेनिज्म एक्शन यही आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है। यही चीज़ जो है वो ये इस डायग्राम के अंदर दी हुई है कि नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो है वो रिलीज हो रही है और अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करके तो उसके अंदर रीअपटेक ब्लॉक, और ये जब एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है पंप तो क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी जो है न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा होता है तो ये जो है प्री साइनेप्टिक जो है 5HT1, 5HT1A, 1D एंड सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो अल्फा 2 रिसेप्टर जो प्री साइनेप्टिक उनको डाउन रेगुलेट करते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है और फिर ये आगे जो बीटा रिसेप्टर्स हैं और 5HT रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करता है, जिससे मोड ऑफ एक्शन का जो है डिप्रेशन जो है 15 दिन से 4 हफ्ते के अंदर दरमियान, या 2 से 4 हफ्ते के दरमियान जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो बायोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। आदो इनका जो प्री सिनेप्टिक इन्हिबिशन रीअपटेक वो फर्स्ट डोज से हो जाती है। अच्छा जी, मोड ऑफ एक्शन ऑफ टीसीएस। टीसीए जो है इसके अलावा जो है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉक करने के साथ साथ अदर रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करते हैं। और अदर रिसेप्टर्स क्या है, सेरोटोनिन जो बॉडी के अंदर पेरिफेरल साइड पर रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, अल्फा एड्रीनर्जिक, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं। एंड देयर रोल इन द थेरापेटिक बेनिफिट इज नॉट नाउन। लेकिन इनके थेरापेटिक बेनिफिट हमें कोई मौजूद नहीं होते, बल्कि इनकी वजह से साइड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। These actions produce the adverse effects, यानी कि थेरापेटिक एक्शन का कम होता है लेकिन साइड इफेक्ट्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इस इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से। कि ये ड्रग्स ना सिर्फ रीअपटेक को, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं, बल्कि अदर रिसेप्टर्स को डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, जिसकी वजह से इनका थेरापेटिक इफेक्ट तो कम होता है लेकिन इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ये ज्यादा आजकल पॉपुलर नहीं है। इससे बेहतर SSRIs को गिना जाता है या SNRIs गिनी जाती है, या नई जो क्लासेस नहीं वो गिनी जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का क्या है, These drugs elevate the mood, improve mental alertness, increase physical activity. The antidepressant effect may develop after several weeks of continued treatment, यानी 2 to 3 weeks और 2 to 4 weeks भी कहते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस होता है। उसकी रीजन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इन नॉन डिप्रेसेंट पेशेंट दे काज सेडेशन, कंफ्यूजन, मोटर इनकोऑर्डिनेशन। के जो पेशेंट डिप्रेस नहीं है उनके अंदर ये ड्रग्स क्या कर देती है, सेडेशन प्रोड्यूस करती है, मेंटल कंफ्यूजन और मोटर इनकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग और अदर जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकते। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, द रीअपटेक ब्लॉक occurs quickly but antidepressant effect, ये वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, effect develops after 2 to 3 weeks. A mild reuptake blocked
माइन रीअपटेक यानी दोनों जो है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअप ब्लॉक बाय ट्राइसाइक्लिक इनिशिएट्स ए सीरीज ऑफ टाइम डिपेंडेंट चेंजेस दैट culminate in antidepressant effect. Certain adaptive changes occur in the receptors. ये ऑलरेडी मैं जो शुरू की पहली स्लाइड्स हैं उसके अंदर बता चुका हूँ, इसके लिए ये 3 एरो दिए हैं ताकि लीडिंग टू क्या होता है। इनिशियली प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 and 5-HT1 receptors are activated that increase the synthesis and release of norepinephrine and serotonin. ठीक है जी, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर जो है डाउन जो कहते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, लेटर ऑन डिसेंसिटाइज एंड कहते हैं पहले इसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से रिड्यूस की, उसके बाद क्या कहता है लेटर ऑन डिसेंसिटाइज डाउन रेगुलेट पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। नेट इफेक्ट इज इनहेंस नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमिशन, यानी नेट इफेक्ट जो है वो ये आता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये वही चीज उसको रिपीट किया है मैंने जो पहले मैंने बात कर चुका हूँ। ये चीज इस जो है स्लाइड्स के अंदर दिखाई गई है कि कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स टीसीएस की क्या है? पीक लेवल्स 2 to 6 आवर्स में आफ्टर इंजेक्शन चीज हो जाता है। TCs are lipophilic in nature and therefore they are well absorbed from the GIT and ready to cross the blood-brain barrier to penetrate the CNS. Elimination hepatic oxidation के थ्रू होती है। TCs are metabolized in the liver by demethylation, especially imipramine to desipramine and amitriptyline to nortriptyline, यानी कि दोनों एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। एंड हाइड्रोक्सिलेशन टू मेटाबोलाइट्स दैट रिटेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट कंपाउंड्स, यानी कि ये इनके दोनों मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिसकी वजह से पेरेंट कंपाउंड की एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहती है और वो उनकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, उनका एक्शन ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है। TCs आर स्ट्रांगली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है जी। एवरेज हाफ लाइफ जो है 24 आवर्स अप टू 72 आवर्स। इन ओवर डोजेज हाफ लाइफ जो 24 आवर्स है एंड अप टू 70 आवर्स 72 आवर्स हो जाती है ओवर डोज में। लार्ज टी हाफ एंड लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज TCs एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत हाई है 90-95%, जिसकी वजह से इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है और उसके साथ इनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। थेरापेटिक यूजेस क्या है, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट लॉस ऑफ एक्टिवनेस, प्रेफरेबल टू मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, यानी कि ये ड्रग्स मोनोमाइन ऑक्सीडेज से प्रेफर की जाती हैं और जो है ना इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से कम नहीं होती। दे एलिवेट मूड, इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। ठीक हो गया जी। डिक्रीज फेज ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन विद लिथियम, अगर लिथियम के साथ इस्तेमाल करें तो बाइपोलर डिप्रेशन जो है उसको डिक्रीज करते हैं। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन इन फेलियर टू अदर थेरेपी, अगर अदर थेरेपी को जो डिप्रेशन जो है वो ट्रीट ना हो रहा हो और फेलियर हो रहा हो तो उसके लिए यूज करते हैं। आजकल इस मोस्टली सेकंड चॉइस पे यूज होती है, यानी कि जो SSRIs या SNRIs इफेक्टिव ना हो रहे हो तो फिर उनको यूज करते हैं। टुगेदर विद एंटीसाइकोटिक ड्रग्स टुगेदर विद एंटीसाइकोटिक्स इन डिप्रेस्ड साइकोटिक पेशेंट्स, यानी साइकोटिक पेशेंट जो है जिन शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं जिनके अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर या नेगेटिव शिज़ोफ्रेनिया होता है तो उनके अंदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ मिला के इनको यूज़ किया जाता है। अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि ये तो है डिप्रेशन के अंदर और साइकोसिस के अंदर। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, मसलन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD when psychostimulants are ineffective or contraindicated, जब ये OCD है ये है उसके अंदर जब साइकोस्टिमुलेंट ड्रग जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं वो इनफेक्टिव हो जाएं या कंट्राइंडिकेट हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती है वो क्लोमिफ्रामीन ज़्यादा यूज़ होती है। OCD के अंदर क्या करते हैं, डिक्रीज डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी ये कैसे करते हैं क्यों करते हैं OCD में कि प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर जो OCD होता है उसके अंदर डोपामिन की और नॉरएपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये OCD का डिसऑर्डर होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये
इस वजह से ये ड्रग्स जो है TCS वहाँ पे यूज़ होती है, स्पेशली क्लोमिप्रामीन यूज़ होती है। उसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होती हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स में यूज़ होती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि जो जिसमें भूख भी पेशेंट्स को लग रही होती उसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर तीसरा आ जाता है अदर यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। उसके अंदर ये कंट्रोल बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के अंदर जो रात को यूरिनेट कर देते हैं तो उसकी बेड वेटिंग को अवॉइड करने के लिए प्रीवियसली ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन आजकल उसकी जगह डेस्मोप्रेसिन यानी वेसोप्रेसिन यूज़ की जाती है, इमिप्रामीन यूज़ नहीं की जाती। ठीक है जी, इसके अंदर ये करती क्या है ड्रग्स, दे इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर्स ऑफ द ब्लैडर, जिसकी वजह से बच्चा जो रात को बेड वेटिंग नहीं करता, पेशाब उसका जो है पास आउट नहीं होता, उसके लिए यूज़ करती है। लेकिन आजकल इसको डेस्मोप्रेसिन के साथ जो है वो जो है वो उसके साथ कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। अच्छा जी, ये जब ड्रग्स यूज़ की जा रही होती है तो इसको ग्रेजुअली विथड्रॉ किया जाता है, और ट्रीटमेंट जो इसकी साथ अगर बेड वेटिंग के साथ यूज़ करनी है तो 3 महीने से ज़्यादा बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन, बेटर टर्शरी माइंड्स बेटर है, दे क्या करती है इंक्रीज या दे कैन मॉड्यूलेट एंडोर्फिन and their pain relieving properties can typically be felt at low doses than that prescribed for depression। यानी न्यूरोपैथिक पेन में लो डोजेस में ये ड्रग्स यूज की जाती है। क्या करती हैं ये जो नेचुरल पेप्टाइड है हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन, उसके इफेक्ट को मॉड्यूलेट कर देती हैं। कैसे कर देती हैं कि वहाँ पे भी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन पेन पाथवे के अंदर, तो उसको ये वहाँ से क्या करते हैं ये जब इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से एंडोर्फिन के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे पेन जो है न्यूरोजेनिक पेन जो है रिलीव होती है, और ये यूजुअली इसके पर्पस के लिए लो डोजेस में यूज की जाती है। उसके अलावा प्रोफिलैक्सिस ऑफ मिग्रेन या वर्टाइगो, जिनको वर्टाइगो या मिग्रेन होती है उनके प्रोफिलैक्सिस के लिए भी यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स TCS के TCS के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। क्यों हैं? बिकॉज दे ब्लॉक अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, इसके अलावा H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, M1 कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और 5HT2 रिसेप्टर्स इनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो नंबर 1 इंक्रीज जो है इनके H1 रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक कर देती है तो क्या होता है कि आपकी जो है वो ड्राउजीनेस फील होती है और वेट गेन होता है। ठीक है जी, और उसकी वजह से ये दोनों की वजह से होता है कि पेशेंट जो है ड्राउजी रहता है, स्लीपलेस है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और पेशेंट ज़्यादा खाता है, और जिसकी वजह से उसका वेट गेन होता है, और साथ साथ उसको पेशेंट स्लीपी ड्राउजी सेडेटिव होता है, सेडेशन प्रोड्यूस करती है। M1 रिसेप्टर्स को जो है वो मस्करिनिक M1 रिसेप्टर्स GI सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है। ठीक है, ब्लड विजन होता है, यानी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन और कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन, ये तीनों चीज़ें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से होती हैं। इसके ये टिपिकल साइड इफेक्ट हैं। उसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो क्या क्या करते हैं, जबकि पेरिफेरल जो हमारी जो है वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन, पॉस्चरल हाइपोटेंशन होती है और डिजीनेस होती है। ये इनका तो नेक्स्ट एडवर्स फैक्टर बिकॉज और ये एड्रीनर्जिक अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से होता है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या है? मेन 4 मेजर टॉक्सिक इफेक्ट्स है, दैट आर ACSD कहलाते हैं। A फॉर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, C फॉर कार्डियक इफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, S फॉर सीजर्स, D फॉर डेथ। ये इसकी वजह से होती है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या है हम लोग डिटेल के साथ इसमें देखेंगे। सेडेशन, डिलीरियम, कोमा, टैकीकार्डिया, मिड्रियासिस, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, ड्राई माउथ, डिक्रीज और एब्सेंट बाउल साउंड्स, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये सारे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स क्या है कि इनहिबिट न्यूरोनल कैटेकोलामाइन्स रीअपटेक लीडिंग टू कार्डियक अरिथमिया, यानी हार्ट के ऊपर जो सिंपैथेटिक टोन है उसको इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से इस वहाँ पे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी सिंपैथेटिक सप्लाई हार्ट को आ रही होती है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की ज़्यादा होने की वजह से कार्डियक अरिथमिया हो जाती है। उसके अलावा ये पेरिफेरल साइड पे अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और पास्चरल हाइपरटेंशन हो जाती है। फिर मेम्ब्रेन डिप्रेसेंट क्यूनोडीन लाइक इफेक्ट, डायरेक्ट हार्ट के ऊपर जो हार्ट मसल्स हैं मायोकार्डियल
मसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट क्यूनिडीन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसको मसल्स जो के अंदर कंडक्शन हो रही होती है, कार्डिक कंडक्शन होती है, उसको डिप्रेस कर देते हैं। यानी दो इफेक्ट करते हैं, एक तो मायोकार्डियल मसल्स की डिप्रेशन डायरेक्टली क्यूनिडीन लाइक इफेक्ट हो जाता है, दूसरा ये जो कंडक्शन ऑफ हार्ट जो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, सोडियम चैनल ब्लॉक करके पोटेशियम चैनल ब्लॉक करके इसको भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डिक कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है और डिसएरिथमिया प्रोड्यूस करती है ये ड्रग्स और डिसेंसिटाइज कर देती है मायोकार्डियम को। सीजर्स, ये क्या करती है सीजर यानी फिट्स जो पड़ते हैं, सीजर्स अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन इन द ब्रेन, के सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक को जब ब्लॉक कर देती हैं तो ये के ड्रग्स क्या कर देती हैं कि सीजर्स की जो थ्रेशोल्ड है उसको डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है जिन लोगों को सीजर्स की प्रॉब्लम होती है उनके सीजर्स को जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। द मस्कुलर हाइपर एक्टिविटी फ्रॉम सीजर्स कंबाइंड विद डिक्रीज स्वेटिंग कैन लीड टू सीवियर हाइपरथर्मिया। क्यों कहता है कि सीजर एक तो सीजर्स के थ्रेशोल्ड को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को सीजर होते हैं उनको सीजर होने शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा मसल्स जो हाइपर एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देती हैं, बिकॉज उसका इफेक्ट जो है जिसकी वजह से होता है, एक तो स्वेटिंग को डिक्रीज कर देती है ड्यू टू अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉकेज, और उसके साथ साथ जो है मस्कुलर की कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया पेशेंट्स को हो सकता है, यानी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मसल्स अब ज़्यादा कंट्रैक्ट करेंगे, हीट जनरेट होगी और हीट डिसिपेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो, और दूसरा स्वेटिंग नहीं होती और जिसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगी। डेथ, सडन डेथ कैन अकर विद टीसीएस जब हाई डोज पे दी जाए, क्यों होंगी कि हार्ट के ऊपर डायरेक्ट जो है मैंने जैसे पहले बताया कि मायोकार्डियम को जो है डिसेंसिटाइज कर देंगी और कंडक्शन को स्लो डाउन कर देंगी, उसको ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो सकती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है ड्यू टू मसल सीवियर मसल कंट्रैक्शन और हाइपरथर्मिया की वजह से ये डेथ हो सकती है। अब इसके बारे में कि क्या है अर्ली रिफॉर्मेसिस जो हमारा आ जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, क्या क्या हो सकता है कि एग्रीवेट सुसाइडल थॉट्स स्पेशली इन यंग एज कैन हैपन लेस अपॉन चेंज ऑफ डोज, के अर्ली जो एज के लोग यंग लोग हैं उनको अगर ये दी जाए तो पहले मंथ में उनके अंदर सुसाइड की थॉट्स जो ज़्यादा डेवलप होती हैं, लेकिन डोज अगर चेंज कर दें और उसको लेस कर दें तो ये थॉट्स कम हो जाती है। ड्यूरिंग यूज नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है टॉक्सिसिटी कैन डेवलप, और वो क्या हो सकते हैं एक्साइटमेंट, डेलीरियम, कन्वर्जन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट, कार्डिक अरिथमियास, और एट्रोपिन लाइक इफेक्ट की वजह से कार्डिक अरिथमिया भी इसकी वजह से भी हो सकता है, एक दो तीन वजह से होता है, एक एट्रोपिन लाइक इफेक्ट की वजह से, दूसरा मायोकार्डियम की डिसेंसिटाइजेशन की वजह से, तीसरा कंडक्शन को ब्लॉक करने की वजह से हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, और उसके ओवरडोज हो तो डायलिसिस इज द आंसर, कोई एंटीडोट नहीं है। स्टॉपेज ऑफ यूज, विड्रॉल सिम्टम, कहते हैं अगर इनको एडवांस स्टॉप करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम प्रोड्यूस होने की, और वो क्या है कैरेक्टराइज्ड बाय कोलिनर्जिक रिबाउंड, फ्लू लाइक सिम्टम्स, कोलिनर्जिक रिबाउंड यानी एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे और फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन आ जाते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ टीसीएस विद अदर ड्रग्स, के ड्रग टीसीएस जो है अदर ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती है, वो कौन कौन सी है। नंबर 1, TCS are strongly bound to plasma protein, therefore their effect can potentiated by drugs that compete for their plasma protein binding sites like aspirin and phenylbutazone। कहते हैं TCS जो है वो 90, जैसा मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था, 90-95% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करती है, और इनके इफेक्ट को वो ड्रग जो इनको प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस करेंगे इनके इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं, और इस वजह से ये उनकी वजह से इसके स्फीयर इफेक्ट आ सकते हैं, टीसीएस के आ सकते हैं, और कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, एस्पिरिन और फेनाइलब्यूटाजोन, ये दोनों ड्रग्स जो हैं बाइंडिंग साइट से इसको रिलीज करा देंगी टीसीएस को, टीसीएस ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो जाएगा ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर, और इसकी वजह से ज्यादा क्वांटिटी हाई क्वांटिटी होने की वजह से ज्यादा जो है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद दूसरा इंट्रैक्शन क्या है, वो है माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन द लिवर, ये था फार्माकोकाइनेटिक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट की वजह से जो ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है, पहला। दूसरा है जो है ड्रग इंट्रैक्शन वो है माइक्रोसोमल एंजाइम्स की वजह से,
कि TCS are metabolized by liver microsomal enzyme यानी cytochrome P450, therefore their effect can be reduced by inducers of the liver microsomal enzymes barbiturates, and their effect can be increased by the inhibitors of microsomal enzymes like oral contraceptives, antipsychotics, and SSRIs। वो कहता है कि ये ड्रग्स जो हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, और जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर्स हैं वो इसके इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं लाइक बार्बिचुरेट्स, और जो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स हैं लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव्स, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स जो हैं और इससे सारे जो हैं उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा TCA inhibitors of monoamine reuptake should not be given with monoamine oxidase inhibitors बिकॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस प्रोड्यूस हो सकता है। क्यों हो सकता है कि TCA जो है वो डायरेक्टली हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेंगी और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनडायरेक्टली इंक्रीज करेंगी, और मोनोमाइन ऑक्सीडेज भी इनडायरेक्टली इसको इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा मोनोमाइन ऑक्सीडेज बॉडीज के अंदर होंगे और CNS के अंदर होंगे, तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन, सीवियर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकता है। Contraindications: TCS should not be used in patients with glaucoma or with enlarged prostate because of their atropine-like action। कि ग्लूकोमा के अंदर भी यूज नहीं कर सकते कि ये इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा देंगी और डेंजरस हो जाएगा, और लार्ज प्रोस्टेट के अंदर क्या करेंगी कि ये यूरिनरी रिटेंशन काज कर देंगी, तो इस वजह से ये इन ड्रग्स के साथ नहीं देते। फिर TCS जो है गिवन अलोन और कंट्राइंडिकेटेड इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, यानी कि मैनिक बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर ये अकेले नहीं दी जाती ड्रग्स, ये दूसरे ड्रग्स के साथ मिला के दी जाती है, लाइक लिथियम के साथ मिला के दी जाती है, बिकॉज दे टेंड टू स्विच द डिप्रेस्ड पेशेंट टू द मैनिक फेज, देयरफॉर दे शुड नॉट बी कंबाइंड विद लिथियम साल्ट्स। वो सॉरी कि कहता है कि लिथियम साल्ट्स के साथ ये ड्रग जो है कंट्राइंडिकेटेड हैं इन मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सॉरी दोबारा मैं बोलता हूँ, TCS गिवन अलोन और कंट्राइंडिकेटेड इन मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि दे टेंड टू स्विच द डिप्रेस्ड पेशेंट टू द मैनिक फेज। क्या कहता है कि इनको TCS को अकेले जो है डिप्रेसिव पेशेंट्स बाइपोलर डिप्रेशन में नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि ये मैनिक पेशेंट को डिप्रेस फेज से मैनिक फेज में स्विच कर देंगे, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, इसलिए ड्रग्स को मोस्टली लिथियम के साथ मिला के देते हैं ताकि ये पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ के अंदर आए, मैनिक स्टेज के अंदर ना जाए। So that's all about old antidepressant drugs। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स, जिसके अंदर SSRIs, SNRIs और अदर ड्रग्स हैं, उनकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।